नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो हमारे प्रीलिम्स 2023 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन पे बात करते हैं। पहला आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न इस बार आने की संभावना है। आर्टिकल ये है, न्यूज ये है, टॉपिक ये है कि इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा फर्स्ट सक्सेसफुली SSLV-D2 को ऑर्बिट में स्टैब्लिश किया है। 3 सैटेलाइट को इसके साथ लेके गए हैं और एक सक्सेसफुली डेवलपमेंट हुआ है SSLV को लेकर। इससे पहले SSLV-D1 को लॉन्च किया गया था, जो कि फेल हो गया था। लेकिन अब SSLV-D2 को सक्सेसफुली SSLV के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है और इसके साथ साथ वो 3 सैटेलाइट लेके गए हैं। पहला सैटेलाइट आप बात करेंगे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07, जिसको इसरो ने डेवलप किया है। अर्थ के संदर्भ में काम करेगा, उसको ऑब्जर्व करने के संदर्भ में काम करेगा, रिसोर्सेस हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो ये काफी महत्वपूर्ण है हमारे डेवलपमेंट के लिए। दूसरा, जेनस 1 जो टेक्नोलॉजी एक सैटेलाइट है, उसको यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने डेवलप किया है। और तीसरा एक मतलब कि स्टार्टअप है, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। और तीसरा आजादी सेट 2 जो सैटेलाइट है, इसको 750 गर्ल स्टूडेंट के द्वारा स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बन सकता है। दूसरी बात यह है कि अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम SSLV को पढ़ें। पहला इसके डेवलपमेंट होने के बाद इसका पहला सक्सेसफुली इसका लॉन्च है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। पहला है कि इसको 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, मतलब कि फर्स्ट स्टेज होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा। और इसमें जो तीनों स्टेज हैं वो क्या है, सॉलिड प्रपल्सल इसमें देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको लिक्विड प्रपल्सल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल के आधार पर टर्मिनल एज पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की चीजें आप इसमें देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, ये हमारा क्या है, SSLV है, ये फर्स्ट स्टेज है, ये आपका सेकंड स्टेज है, ये आपका थर्ड स्टेज है। इधर आपको पेलोड देखने को मिलेगा, जो भी सैटेलाइट होती हैं वो। इधर आपको वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल और पेलोड अडेप्टर आपको इधर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या हुआ है, काफी महत्वपूर्ण चीज हुई है। पहले हम PSLV को लेते थे, लेकिन अब हम SSLV को लेंगे। तो इसको असेंबल करना, चाहे वो हॉरिजेंटल हो, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो मैन पावर की बात हो, चाहे वो कॉस्ट की बात हो, चाहे वो समय की बात हो, टाइम की बात हो, तो हर हिसाब से SSLV को असेंबल करना, चाहे वो समय की बात हो, तो काफी आसान है। इससे हमारी कॉस्ट भी कट होगी, मैन पावर भी कट होगा, और बहुत सारी चीजों पे कभी ना हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और SSLV के द्वारा हमारी जो कॉमर्शियल सैटेलाइट हैं, तो उसको अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सकता है, हमारी कॉस्ट कम हो सकती है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके द्वारा क्या होता है, मिनी माइक्रो नैनो सैटेलाइट जो कि 10 to 5 kg मतलब कि 500 kg के आसपास होती हैं, 500 किलोमीटर की ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में इसके द्वारा हम भेज सकते हैं। SSLV मतलब कि PSLV GSLV जो जिस तरह से असेंबल होते हैं, उसकी बजाय इसको वर्टिकली और हॉरिजेंटली इसको असेंबल किया जा सकता है। इसमें समय कम लगेगा, मैन पावर कम लगेगी, पैसा कम लगेगा, मतलब कि लो कॉस्ट होगा। ठीक है, लो टर्न अराउंड टाइम होगा। लॉन्च ऑन जब हमको डिमांड है, उसको लॉन्च आसानी से किया जा सकता है। कुल मिला के कहें तो फिजिबल है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसको मतलब कि मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। एक हमारी एजेंसी है, इसको सरकार ने स्टेब्लिश किया गया था, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कॉमर्शियल आर्म की तरह इसरो के रूप में काम करते हैं और SSLV के संदर्भ में नोडल एजेंसी के रूप में काम करेंगे। अगर आपको SSLV के द्वारा कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करवानी है, तो आपको NSIL से संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया, इस बात को हमने पढ़ा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो सबसे पहली बात है जुडिशियल रिव्यू के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 में
डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात की गई है। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? एक्चुअली हमारे यहाँ 3 एग्जीक्यूटिव होती हैं, ठीक है, और उधर आपकी एक लेजिस्लेचर होता है और एक आप दूसरा देखेंगे तो आप उधर जुडिशियल सिस्टम होता है। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को या फिर कानूनों को कौन रिव्यू करेगा? जुडिशियल रिव्यू करेगा, कि किसी भी संवैधानिक सिद्धांत के आधार पर या किसी भी मौलिक अधिकारों का विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, उनका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। अगर वायलेशन हो रहा है तो उसको, उस प्रावधान को क्या कर सकती है न्यायपालिका? उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो जुडिशियल रिव्यू है वो अमेरिका के जुडिशियल रिव्यू की अपेक्षा क्या है? लेसर है, कम पावरफुल है। मतलब कि अमेरिका का जो जुडिशियल रिव्यू वाला सिस्टम है वो अधिक पावर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के आधार पर काम करता है, जबकि जो भारत का है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के आधार पर काम करता है। ड्यू प्रोसेसर ऑफ लॉ मतलब क्या हो गया कि आपने कोई कानून बनाया है, क्या वो सही तरीके से बनाया है, उसने आपने सभी प्रोसेसों का फॉलो किया है या नहीं किया है, तो इसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब है कानून किसी भी तरीके से बनाया हो, लेकिन कानून बन गया तो कानून है, इस कानून में क्या कमियां हैं उसको हम देखेंगे। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये भी देखेंगे कानून किस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। लेकिन अब हमारे भारत में भी इंदिरा साहनी बाद में नहीं, मेनका गांधी बाद में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हमारी न्यायपालिका लेके आई थी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। न्यूज में क्यों था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉलम सिस्टम के द्वारा किसी भी कैंडिडेट की क्लियर की सुटेबिलिटी की बात आती है, अपॉइंटमेंट की बात आती है, तो ये जजों को हम जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं रख सकते, इस बात को इन्होंने कहा, ठीक है। तो हमने बेसिक, इस पे प्रश्न कई बार आ चुके हैं तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा, गृष्णेश्वर टेम्पल चर्चा में है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। गिरनेश्वर जो ज्योतिर्लिंगा है वो हमारा गुस्मेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि इसको लॉर्ड शिवा को समर्पित हम इसको देख सकते हैं। ये आपको 1 किलोमीटर से भी कम जो एलोरा केव है महाराष्ट्र में, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहां से आपको कम से कम बहुत कम दूरी पे आपको वहां से एलोरा केव से आपको देखने को मिलेगा। इसको दिल्ली सल्तनत ने 13 to 14 सेंचुरी में इसको डिस्ट्रॉय करवाया, मतलब डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया। लेकिन इसको बाद में रिबिल्ट, जो इंदौर की जो महेश्वरी की मतलब की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, इंदौर से संबंधित था, 18वीं सेंचुरी में इसको रिबिल्ट करने का काम इनके द्वारा किया गया। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, स्वयं एक पोर्टल है, जो कि स्टडी एक ऐसी आई है कि हमारे देश में कोविड के बाद ऑनलाइन जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसका चलन काफी बढ़ गया है। 2.4 करोड़ जो इनरोलमेंट है गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है स्वयं पोर्टल, इसमें बहुत सारे जो टॉप के जो क्लास इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके जो टॉप फैकल्टी होते हैं, उनके द्वारा इस पे प्रोग्राम लाए जाते हैं। आईआईटी हो गए, एनआईटी हो गए, आईएसआर हो गए। तो इन प्रोग्रामों पे हमारे जो इंस्टीट्यूट, जो हमारे बच्चे होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, इनरोल करते हैं। तो सरकार की एक स्टडी आई है कि 2.4 करोड़ इनरोलमेंट इस बार स्वयं पे हुए हैं, काफी अधिक मात्रा में आप इसको देख सकते हैं, मतलब कि इसकी पब्लिसिटी हो रही है। स्वयं पोर्टल क्या है? 300 से अधिक हाई क्वालिटी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं, जिसको डेवलप किया जाता है एकेडमिशियंस के द्वारा, टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अफोर्ड किया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त सरकार ने और भी लेके आए हैं। सरकार लेके आई है ई पाठशाला लेके आई है, मतलब कि 3,500 से अधिक जो ई ट्रैक्स बुक हैं इंग्लिश, उर्दू, हिंदी में उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। तो ई पाठशाला आप ध्यान रख सकते हैं। एजुकेशन 4.0 इंडिया इनिशिएटिव सरकार ने लेके आई, कहा कि हम जो लर्निंग गैप है
और जो एजुकेशन एक्सेसिबल की जो बात आती है सभी के लिए, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन एक्सेस नहीं हो पाता, उनको लर्निंग गैप हमको देखने को मिलता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाता, तो उसके लिए हम एजुकेशन 4.0 लेके आए, प्रधानमंत्री ई विद्या लेके आए। मतलब कि जितनी भी डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन सिस्टम हमको देखने को मिलते हैं, उन सबको हमने क्या किया, यूनिफाई कर दिया। और यूनिफाई करने के बाद ताकि इनमें कोई दिक्कत ना हो, आसानी से हम इसको एक्सेस कर सकें। दीक्षा लेके आए, मतलब कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। स्कूल के लिए लेके आए करिकुलम बेस्ड इंगेजिंग लर्निंग मटेरियल, यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, स्टूडेंट के लिए हो सकता है, टीचर के लिए हो सकता है, पेरेंट के लिए हो सकता है। तो आप इन प्रोग्राम को याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा बीसीआई चर्चा में है। बीसीआई का मतलब होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बीसीआई है उसके पास पावर है कि वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ले सकती है। अगर किसी को लॉयर बनना है तो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी वो किसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर पाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बीसीआई क्या है, पार्लियामेंट्री के अंदर पार्लियामेंट ने एक एक्ट लेके आए, एडवोकेट एक्ट 1961। इसके तहत इसको स्टेब्लिश किया गया है। इसका मतलब क्या है, स्टेचुरी बॉडी है, इसको स्टेचुरी फंक्शन बीसीसीआई होल्ड करती है, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो लॉयर हों, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, तो उनके रेगुलेशन के संदर्भ में कौन बात करता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बात करती है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, आरबीआई ने क्या किया है, अब अलर्ट जो लिस्ट होती है उसको अपडेट किया है। अलर्ट लिस्ट का मतलब है कुछ ऐसी एंटिटी है, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो अनऑथराइज फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो इस प्रकार की चीजें, अनऑथराइज जो प्लेटफॉर्म है इस प्रकार की अनऑथराइज फॉरेन ट्रेडिंग करते हैं। तो जो अनऑथराइज जो प्लेटफॉर्म होता है उसको अलर्ट लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। तो इसके माध्यम से आपको पता चलता है कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो अनऑथराइज हैं, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो आरबीआई क्या करती है, इस लिस्ट को, अलर्ट लिस्ट को अपडेट करती रहती है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत ऑथराइज ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव चर्चा में है। वायर सेलर मीट माने कि अप नेक्स्ट इंडिया 2023 ऑर्गेनाइज हुई अंडर द मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो ये क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। ये इंडिया में प्रमोट करती है ताकि हमारा एक्सपोर्ट सस्टेबल बेसिस पे आगे बढ़ सके और हम इनको, ताकि वो न्यू मार्केट एक्सेस कर सकें, अपने शेयर को इंक्रीज कर सकें। और इसमें आपको एलिजिबल जो एजेंसीज होंगी, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिल सकते हैं, इंडियन मिशन अब्रॉड देखने मिल सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग आपको इसमें एलिजिबल एजेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है, इंक्लूसिव फोरम ऑन कार्बन मिटिगेशन अप्रोच चर्चा में है। तो इसकी मीटिंग अभी होल्ड हुई जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। इसको लेके आए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट के द्वारा, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके द्वारा क्या करते हैं कि जो हमारे इमिशंस हो रहे हैं, हम लगातार फॉसिल पे डिपेंडेंसी है हम लोगों की मतलब कई कंट्रियों की, तो वो इमिशंस के कारण कई ग्लोबल इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो ग्लेशियर का मेल्ट होना हो, चाहे वो ओशन जो लेवल है वो उसका राइज होना हो, कहीं आपको फ्लड देखना हो, कहीं आपको ड्राउट वाली चीजें देखना हो। तो इस प्रकार की चीजें अगर देखने को मिल रही हैं तो इसको मिटिगेट करने की दिशा में कौन काम करेगा, इंक्लूसिव फोरम ऑन कार्बन मिटिगेशन अप्रोच, जो कि ओईसीडी के द्वारा लेके आए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, लिम्फेटिक फिलारियासिस जो डिसीज है वो चर्चा में है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको एलिमिनेट 2027 तक इसको एलिमिनेट करने का टारगेट किया है, ठीक है, जिसको 3 साल आगे कर दिया है। पहले 24 तक बात होती थी, लेकिन अब इसको 27 तक इसको हम एलिमिनेट कर। ये क्या है,
एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है और इसमें चाइल्डहुड में इसको हो सकती है, हिडन डैमेज हो सकता है या आपके लिम्फेटिक सिस्टम है उसको डैमेज कर सकते हैं। इसका सिम्टम होता है कि आपकी बॉडी पार्ट क्या होते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, एब नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं। और ये ट्रांसमिट मॉस्किटो इंक्लूडिंग क्यूलेक्स, एनाफिलीज, एंडीज के द्वारा भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। WHO के द्वारा ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फेलेरिसिस प्रोग्राम चलाया है WHO के द्वारा, इसको खत्म करने का प्रयास करने के लिए, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, अर्बन 20 सिटी शेरपा चर्चा में है, मतलब इसकी मीटिंग अभी जो कि G20 के अंतर्गत होती है अहमदाबाद में, गुजरात में देखने को मिली। और सिटी को कैसे हम वाटर की जो कमी है उसको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, क्लाइमेट फाइनेंस कैसे कर सकते हैं, लोकल आइडेंटिटी कैसे बना सकते हैं, तो इसके बारे में बातें होंगी, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं याद आपको ध्यान रखना। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क चर्चा में है, यूएस लैड इकोनॉमिक ग्रुपिंग है जिसमें आपको 14 पार्टनर देखने को मिलेंगे, उसमें से आपको इंडिया भी देखने को मिलेगा। 40% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, 28% ग्लोबल गुड्स एंड सर्विस ट्रेड करते हैं। और इसके 4 पिलर हैं। 4 पिलर कौन कौन से हैं? आपको ट्रेड देखने को मिलेगा, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी और डीकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपको टैक्स एंड एंटी करप्शन चीजें आपको 4 पिलर के बारे में देखने को मिलेंगी। IPEF के जो पार्टनर हैं उनको जरूरी नहीं है कि वे सभी 4 पिलर को ज्वाइन करें, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें आपको जो कंट्री है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ब्रुनई आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के कहें तो यूएसए के जो लाइक माइंडेड कंट्री हैं वो आपको इधर देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बोहरा, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी चर्चा में है, क्योंकि इसमें एक जो लीडर होता है अल दाई अल मुतलक, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इन लीडर में क्या होता है कि वो किसी भी इनकी वो जो बोहरा कम्युनिटी है उनकी जो बेसिक प्रैक्टिस है उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो वो किसी भी कम्युनिटी को बाहर, किसी भी ऐसे व्यक्ति को बाहर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इनके जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया को तय करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये बोहरा कम्युनिटी है, इनके धर्म की एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं, तीसरी चर्चा में था, ठीक है। ये शिया मुस्लिम होते हैं, इनके लीडर को अल दाई अल मुतलक बोलते हैं, जिस बात को ध्यान रखेंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये 1 मिलियन बोहरा, मतलब कि दाऊदी बोहरा स्प्रेड अराउंड द आपको देखने को मिलते हैं। 400 साल से अधिक इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। 53 लीडर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्पिरिचुअल काम करते हैं, रिलीजियस स्टडी करते हैं और स्टूडेंट को एजुकेशन की मेन स्ट्रीम में काम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो इस बात को आप देख सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर बोहरा कम्युनिटी की कोई प्रोग्राम होता है उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, मिशन अंत्योदय सर्वे चर्चा में है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा चलाया गया है। मेन उद्देश्य यह है कि जो हमारी पंचायत में जितनी भी स्कीम चल रही हैं, चाहे वो लिव्स जो भी व्यक्ति रहे हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो, उनकी लाइवलीहुड की बात हो, और उन स्कीमों का कन्वर्जेंस, जो वेरियस जो स्कीम है उनका आउटकम क्या आ रहा है, उनका बेसिक पर्पज क्या है, उसका क्या वो अपने टारगेट को अचीव कर पाई हैं, उसके लिए सर्वे रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री ने चलाया, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे बस। दूसरा, फॉर्मूला ई चर्चा में है, हैदराबाद इसको होस्ट करेगा और ये आपको हुसैन सागर लेक में देखने को मिलेगी। पहली इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट है जो कि फॉर्मूला 1 रेस होती है, उसके संदर्भ में आप देख सकते हैं। ये नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट को देगा, फर्स्ट ग्लोबल स्पोर्ट है। इसमें क्या है, इस बार जैन 3 टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, तो ये टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा, फास्टेस्ट है, लाइटेस्ट है, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट एफिशिएंट कार हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगी। इस टेक्नोलॉजी से क्या होगा, जो ब्रेकिंग सिस्टम है तो उसके द्वारा 40% एनर्जी
जैन 3 में रीजनरेटिंग ब्रेक से क्या हो जाएगी, ब्रेकिंग से रीजनरेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो हमारा कार्बन जो इमिशन है वो हमको कम लेवल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा मंगोलिया चर्चा में था, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। मंगोलिया आपको रसिया और चाइना के मध्य देखने को मिलेगा, इसकी दो ही देशों से बाउंड्री लगती है, तो इसकी लोकेशन से आप याद रखेंगे। और मंगोलिया में ये इसकी कैपिटल है उलानबाटर, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सारी कंट्री है, तो मेनली आपको इसकी केवल लोकेशन याद रखना है, ज्यादा याद आपको नहीं रखना है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।